नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ITC में और HFCL में हमें क्या करना चाहिए। ITC में देखिए हमने डिस्कस किया था कि अभी ये ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट हम 300 रुपये का लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि 200 रुपये के लेवल से कंटिन्यूसली भाग रहा है, 360 के लेवल तक पहुँच चुका है और 300 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। 310 300 के जोन के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये बेस्ट प्लेस रहेगा जहां पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है HFCL में आप देखिए 85 रुपीज़ के ऊपर फिलहाल हमें कभी भी मंथली क्लोज देखने को नहीं मिला है। अगर इसके ऊपर का एक मंथली क्लोज हो जाता है तो ये पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 100 रुपये के लेवल के ऊपर भी जाएगा। तो अगर 85 के ऊपर मंथली क्लोज होता है तो थोड़ा बहुत आप खरीदारी के बारे में प्लान कर सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड में क्या करना चाहिए, क्या मिड टर्म के लिए एंटर करना चाहिए। तो मिड टर्म के लिए फिलहाल तो कोई खास अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस था 1300 के आसपास। जैसे ये लेवल टूट गया, स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली है। एक्चुअली 1300 के ऊपर जाता है तभी हमें खरीदारी प्लान करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हम यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली, फिर से गिरावट हुई, एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। अगर इस हाई के ऊपर स्टॉक जाता है तो हम W पैटर्न ये बन सकता है, इसके संकेत में हम यहाँ पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉक में। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1100 के करीब हम स्टॉप लॉस लेकर, तो मतलब 100-110 का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा पर शेयर। इस हिसाब से आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी फिलहाल जब तक ये 1300 के ऊपर नहीं जाता है आपको मोमेंटम कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। यूनियन बैंक और रैडिको खैतान में क्या करना चाहिए। यूनियन बैंक में आप देखेंगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये नीचे आया है और फिलहाल यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ये 50 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा, स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया। ऑलरेडी 75 के करीब पहुंच चुका है, तो अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है, 100 तक यहाँ पर जा सकता है। तो अगर डेली चार्ट पर आपको अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 100 के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर प्लान नहीं करना चाहिए। रैडिको खैतान के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में गिरावट हुई, इंपॉर्टेंट बेस टूटता हुआ नजर आया, वही रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में वापस गिरावट हुई है। ओवरऑल प्रीवियस ट्रेंड आपको अच्छा देखने को मिला है और यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो ये बेस्ट प्लेस है खरीदारी करने के लिए। अगर निकलना है तो यहाँ से अच्छा खासा निकल सकता है या फिर यहाँ से आपको वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 900 के नीचे का स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पर रिकवरी आ चुकी है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 950 960 के आसपास मिलता है। तो आप 895 का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करेंगे पोजिशनल ट्रेड के लिए 1200-1300 के लिए, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। ग्रिंडवेल नॉर्टन यहाँ क्या ये 1500 के लेवल तक आ सकता है और क्या बालकृष्ण इंडस्ट्री 1700 तक आ सकता है। तो ग्रिंडवेल में देखिए फिलहाल 2000 का लेवल टूट चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल था, वीक हो चुका है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम 1750-1800 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक रैली की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। अगर ये लेवल टूटता है तो 1500 आ सकता है, लेकिन अभी से हम 1500 का प्लान नहीं कर सकते। अभी हम 1750-1800 का प्लान कर सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए 2000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक की कैंडल काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो अगर 2000 का लेवल ये तोड़ देता है तो 1700 के चांस कम हो जाएंगे, ये 2250 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है, वापस नीचे आ जाता है, तो 1700 का लेवल हमें मिल सकता है। औरो फार्मा में क्या करना चाहिए, रिलैक्सो और वर्लपूल में क्या करना चाहिए कि एवरेज करना चाहिए। देखिए रिलैक्सो पे तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, रिसेंटली बनाया, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। औरो फार्मा के बारे में बात करें, मंथली चार्ट पे प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, काफ़ी समय से वीक हो चुका है। जब तक ये 600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम यहाँ पर खरीदारी प्लान नहीं करेंगे। ये 2020 के प्राइस पे आ चुका है, क्रैश वाले प्राइस पे आ चुका है, तो अभी के लिए तो हमें अवॉइड करना है। वर्लपूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 2020 के क्रैश के टाइम पे आ चुका है। यहाँ पर भी जब तक ये स्टॉक 1900-2000 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक के लिए हम खरीदारी प्लान नहीं करेंगे। एज प्रीवियस रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट सेम रिटर्न बना कर देते हैं, या फिर स्टॉक्स में आपको 1-2% ज़्यादा बनकर आते हैं। तो स्टॉक्स में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि स्टॉक्स में पैसा बनाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें एलोकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, टाइमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से संभालना पड़ता है। हम जब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब भी स्टॉक नीचे आता है तभी याद नहीं रहता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। तो देखिए म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में निवेश करता है, मान लीजिए टॉप 100 कंपनीज वाले में, आप स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे हैं,
हम मान लेते हैं कि भाई हम लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हैं, ब्लू चिप फंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कंपनीज रहती है और हम जब डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर कंपनी सिलेक्ट करते हैं, सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा निकलती है। हमने यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस ये सब में निवेश किया म्यूचुअल फंड के द्वारा। डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने जाते हैं तब भी हम वही स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, और वहां पर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम एलोकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है टाइम पे, तो इसलिए यहां पर हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अगर हम प्योर लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना चाहते हैं, वहां पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एलोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं, और वो ध्यान म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए रख देता है, वो ध्यान हम अपनी तरफ से रखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट स्टॉक्स में हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पोजिशनल लेके थोड़ा कभी ऊपर गया बेच दिया, 20, 25, 30% रिटर्न्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ गया है हमारा, थोड़ा बहुत वहां पर कम कर देंगे, वापस नीचे आएगा खरीद लेंगे, ऐसा सब करते रहेंगे तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको अच्छा फायदा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको टाइमिंग करना आना चाहिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये बेसिक चीजें अगर आती है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इजीली 5-10% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस और जुबिलेंट फार्मा दोनों काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। क्या ये सही टाइम है बेचने के लिए, या फिर हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए और यहाँ पर क्या आईटी शेयर खरीद लेना चाहिए? देखिए दोनों शेयर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर जैसे हम खरीदारी की बात करते हैं, एक झटके में पूरी खरीदारी नहीं होती है, बाय ऑन डिप्स होता है, वैसे ही सेल ऑन राइज होता है। एक झटके में बेचने की जगह पर आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। एक झटके में तभी बेचा जाता है जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, स्टॉक को आपने बेचा नहीं स्टॉप लॉस पे, फिर बहुत नीचे चला गया, तो उसे सेल ऑन राइज करना हमें प्रेफर करना चाहिए। और आईटी शेयर में ऑफ कोर्स खरीदारी कर सकते हैं, अभी तो ऑलरेडी अच्छी रैली भी आ चुकी है नीचे के लेवल से। अगर थोड़ा बहुत यहां पर रिट्रेसमेंट हो जाए 5-6% का, तो वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में है, आप दूसरा एक बैंकिंग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, कौन सा खरीदना चाहिए? एक्सिस, आईसीआईसीआई या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? मैं तो प्रेफर करूंगा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में से प्रेफर करना चाहिए, उसमें भी मैं तो पर्सनली आईसीआईसीआई को प्रेफर करना पसंद करूंगा। एचडीएफसी लिमिटेड के आपके पास 19 शेयर है, तो मुझे मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर मिलेंगे? अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो रेशियो निकल कर आता है 1.68 का निकल कर आता है। तो 19 इंटू 1.68 अगर आप करेंगे तो आपको 31.92 मिलेगा, मतलब 31 शेयर्स आपको एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे और 0.92 का आपका कैश सेटलमेंट रहेगा। जब भी एक्स डेट डिक्लेयर होगी और एक्स डेट को जो भी प्राइस होगा, तभी जो 0.92 का वैल्यू निकल कर आएगा वो आपको कैश सेटलमेंट मिलेगा और 31 शेयर्स आपको एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे। डिविस लैब का फ्यूचर क्या क्या यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए डिविस लैब कोई खराब कंपनी नहीं है, अभी फिलहाल टाइम खराब चल रहा है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिजनेस है भाई, बिजनेस में ये सब चलता रहता है। बाकी फाइनेंशियल्स डिविस लैब के मजबूत नजर आते हैं, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर है वहां पर भी आपको टाइम खराब चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी यूएस से ही मेन बिजनेस आता है, अभी वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कंपनीज मजबूत रहती हैं तो जब भी समय बदलेगा तो परफॉर्म करते हैं। डिविस लैब में भी कंपनी में खराबी नहीं है, आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। डिमांड ऑफ कोर्स कम हो चुकी है, ये जो एपीआई का बिजनेस था कोविड में चला, उसके बाद नहीं चल रहा है, तो इसीलिए स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डिविस लैब एक अच्छी कंपनी है। लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये मंथली चार्ट पे टेक्निकली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाक से ऊपर चला जाएगा स्टॉक में, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी आपको स्टॉक थोड़ा टाइम लेगा, यहां पर ये फंसता हुआ नजर आ सकता है, मतलब स्टॉक नीचे जाएगा, 3000 से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कुछ आपको टाइम करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप लमसम की जगह पे अगर आप एसआईपी प्रेफर करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। करंट वीक्स की एक्सपायरी कॉल एंड पुट सेल करनी है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस की करनी चाहिए? 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18,000 का सपोर्ट बेच दीजिए, मतलब पुट बेच दीजिए, और ऊपर के साइड पे 18,600 का रेजिस्टेंस नजर आता है ऑल टाइम हाई का, उसका कॉल आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। दिसंबर एंड का हमें क्या करना चाहिए? 19,000 का कॉल और 18,000 का पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहां पर आप करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स आपका जो पोजीशन बनेगा वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बनेगा, क्योंकि कॉल 700 पॉइंट दूर है और पुट आपका सिर्फ 300 पॉइंट दूर नजर आता है। थोड़ा सा आपका पोजीशन बुलिश पोजीशन है, ये ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। अगर नीचे आता है तो लॉस थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है, लेकिन 18,000 का सपोर्ट स्ट्रांग है, टूटने
के चांस कम है। आप यहाँ पर सेफ्टी के लिए देखिए 100 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, 17,900 लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 17,900 आ सकता है। 18,000 जब हम सपोर्ट बोलते हैं तो 100 पॉइंट हमें ऊपर नीचे छोड़ने ही पड़ते हैं, कहीं से भी रिटर्न हो सकता है। एस्ट्रल की आपने 1800 की पुट सेल करी है, यहाँ पर कोई इशू मुझे तो नज़र नहीं आता है, क्योंकि 1850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्टॉक नीचे आ रहा है तो वहाँ पर अभी ऑलरेडी एक मीन रिवर्जन भी हमें मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से 1800 का अगर पुट बेचा है तो कोई इशू नहीं है। सर बहुत से फंडामेंटली गुड शेयर्स अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं, यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या वेट करना चाहिए? 10% कैश आपके पास है, अभी फोमो भी हो रहा है, वेट करते करते अच्छा लेवल मिस ना हो जाए ये भी डर लग रहा है, यहाँ पर गिर जाए तो पैसा नहीं बचेगा। ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसी सिचुएशन में जितना कैश है पूरा एक साथ डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डिप्लॉय तो कर सकते हैं। 10% है तो 5% एटलीस्ट कर दीजिए, बाई चांस और गिरता है तो और बाकी का आप करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोज आप 10 शेयर्स में थोड़ा बहुत खरीदारी करते हैं, 5 में खरीदारी करते हैं, 5 में से कोई 1-2 रहेगा जो कि ऊपर निकल जाएगा, 1-2 रहेगा जो नीचे भी आ जाएगा, जो नीचे आता है वहां पर फिर से मौका देखकर थोड़ा सा और निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के लिए कैसा रहेगा? कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने 4-5 ईयर्स लिखा रहेगा, आपने कोई टाइम फ्रेम तो लिखा नहीं है, तो 4-5 साल ही रहेगा। 4-5 महीने के लिए तो कोई जनरली म्यूचुअल फंड में निवेश करता नहीं है, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा फंड है, आईटी सेक्टर अभी एक अच्छे लेवल पे निवेश किया जा सकता है। बाकी एसआईपी कीजिए आईटी सेक्टर में, फिलहाल मेरे हिसाब से एसआईपी काफ़ी अच्छी है। फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ पर पीबी फिनटेक और सुप्रिया में क्या करना चाहिए? इनके तो चार्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अभी के लिए क्लियर कट अवॉइड करना है, जब तक ये फॉलिंग नाइफ है ना तब तक हमें वहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं करना है खरीदारी, वहाँ पर वेट कीजिए तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाय सर, क्या डिविडेंड इनकम हमारा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है? क्या ये एक नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि वो डिविडेंड इनकम अच्छी खासी कमा पाए? तो क्या करना चाहिए? क्या अभी फिलहाल फोकस नहीं करना चाहिए जब तक हमारा कैपिटल बड़ा नहीं हो जाता है? और क्या तब तक हमें ग्रोथ और वेल्थ वाले स्टॉक्स में ही एक्यूमुलेट करना चाहिए, या फिर हमें थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन ऐसे डिविडेंड वाले स्टॉक में करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत होती है कि भाई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड से हम बना सकते हैं, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिकल है कि भाई हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप कितना कमा लेंगे एक साल का? अगर आपका पूरे पोर्टफोलियो का डिविडेंड यील्ड 3% भी होता है तो भी 30,000 ही है। अभी महीने का भी खर्चा 30,000 में कई बार नहीं निकल पाता है। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छी खासी इनकम कमानी है तो एटलीस्ट 1 लाख भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी एक मीनिंगफुल इनकम हो जाता है। उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो बहुत बड़ा चाहिए। 2% का पकड़ते हैं अगर डिविडेंड यील्ड तो भी 50 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर जनरली इस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपको फोकस हमेशा वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स पर ही करना चाहिए। अगर आपकी एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, उसमें जो स्टॉक कोई भी एक पकड़ लेंगे जिसमें आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है और उसमें अगर आपको 0.5% का भी डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, फिर भी वो आपके लिए अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी आपकी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स थोड़ी सी अच्छी खासी कम रहनी चाहिए तो वो आपको एक मीनिंगफुल लगेगा। बाकी अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ जाएगी तो वो पैसा भी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर आप किसी भी इन्वेस्टर का नाम लीजिए, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम ले लेंगे तो उनके पास भी टाइटन के शेयर्स थे। टाइटन का डिविडेंड यील्ड कोई खास नहीं है, लेकिन क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ पर वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा लगता है। आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा रहेगा कि वहाँ पर अभी बहुत से इंस्टाग्राम पेजेस भी आ चुके हैं जो कि दिखाते हैं कि भाई ये आदमी ने इतना कमाया डिविडेंड से। वो जनरली आप शेयर्स देखिए, शेयर्स कौन से, पीएसयू में कोई शेयर्स नहीं रहता है जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहता है, जहाँ पर 4-5-6% का डिविडेंड यील्ड रहता है। ऐसे शेयर्स की वो बात नहीं होती है, वो बात होती है नॉर्मल हमारे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो ग्रोथ वाली कंपनीज़ हैं, उन्हीं की बात होती है। बस फ़र्क इतना रहता है कि उनके पास क्वान्टिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो अमाउंट इतना बड़ा दिखता है। हमारे पास क्वान्टिटी नहीं रहता है इसलिए दिखता नहीं है। फोकस मेरे हिसाब से हमेशा हमारे वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स पर ही होना चाहिए। हाउ अ स्टॉक एंटर्स इनटू टाइम करेक्शन फेज, हमारे क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्या कोई एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हैं? इसे अवॉइड कैसे करना चाहिए ऐसे स्टॉक में से कि हम वहां पर फंसे ना रहें? तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सिंपल क्राइटेरिया है, टाइम करेक्शन हमेशा ऐसे स्टॉक में होता है जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो वहां पर करेक्शन टाइम वाला कभी नहीं होता है, हमेशा प्राइस वाला ही होता है।
प्राइस आपको क्रैश करता हुआ नजर आएगा, टाइम करेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है। और यहां पर एग्जांपल लूंगा मैं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में देखिए यहां पर आप पॉइंट एक देख पाएंगे, आपको 2021 में टॉप बनता हुआ नजर आया, फिर आपको ये स्टॉक टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आया। 2 साल से कोई ज्यादा रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। अभी टॉप लेवल से देखने जाएंगे तो ये स्टॉक 25% नीचे आया रहेगा। लेकिन देखिए 25% की गिरावट होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, लेकिन ये टाइम करेक्शन है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहां पर क्रैश दिखेगा, स्टॉक 1600 के लेवल से नीचे आ गया है, 1600 से 1250 आ गया है। आपको टाइम करेक्शन आइडेंटिफाई करना है, मंथली चार्ट पे जाना ही पड़ेगा। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंसोलिडेशन ही कहेंगे। प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या, एचडीएफसी बैंक अच्छी कंपनी है, ऑफ कोर्स अच्छी कंपनी है। आपको अंदाजा आ जाता है कि भाई कंपनी पे कोई बहुत बड़ी कोई फॉल्ट तो नजर नहीं आती है, तो वो अच्छी कंपनी हो जाती है। फिर दूसरा क्राइटेरिया है क्या, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा नजर आता है, प्राइस टू बुक रेशियो हायर साइड पे रहता है। और जो अल्टरनेटिव है यहां पर, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, उसका वैल्यूएशन सस्ता था, तो इसीलिए यहां पर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिला। हमने डिविस लैब में भी डिस्कस किया अभी कि डिविस लैब भी कंपनी अच्छी है, लेकिन स्टॉक अभी नीचे आता हुआ नजर आता है। उसमें ऑलरेडी प्राइस करेक्शन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम करेक्शन में, उसमें अभी प्राइस करेक्शन ही चल रहा है। लेकिन अभी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो क्या ये स्टॉक अभी जो 3000-3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये क्या 1500 चला जाएगा? ऐसा नहीं है, वो फिर आपको टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। फिर वहां से प्राइस में आपको बहुत गिरावट नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल अच्छी है लेकिन अभी परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर भी डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो ये आपको स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, टेक्निकली भी अंदाजा लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक अभी 1250 के नीचे आ जाता है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि भाई एचडीएफसी बैंक में ऐसा कोई एकदम खराब नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, खराब है, यहां पर एग्जिट ही करना चाहिए, तो यहां से 1250 पे आपका टेक्निकल टारगेट बहुत बड़े निकल के आएंगे, लेकिन स्टॉक इतना जाएगा उसकी गारंटी नहीं रहती है। स्टॉक फिर आपको 1250 से नीचे आएगा, 1100 के आसपास रहेगा, यहां पर टाइम पास करेगा। इस हिसाब से कई बार आपको सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसा कि हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चार्ट पर भी देखा। 1300 का लेवल टूट गया, उसके बाद स्टॉक नीचे तो गया लेकिन यहीं पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर ऐसे ऐसे गिरता चला गया। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। राइट टाइम टू एक्यूमुलेट डिविस लैब, तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमने डिस्कस किया, एसआईपी वे में कर सकते हैं। हिंदुस्तान फूड्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। देखिए हिंदुस्तान फूड अच्छी कंपनी है, लेकिन जितने अच्छे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। 150 का तो पी रेशियो चल रहा है, तो वहाँ पर अभी मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटे शेयर्स में तो बड़े हाई वैल्यूएशन पे तो एक्यूमुलेशन कभी नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप में भी वैल्यूएशन टिक नहीं पाते हैं, तो ये तो ऑफकोर्स छोटी कंपनी है। वेदांता फैशन में क्या करना चाहिए कि यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, वेडिंग सीजन है तो अभी सबसे अच्छा लेवल चल रहा है, 1300 का सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है, यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये 1400 के करीब जाता हुआ, मतलब 1380 के आसपास जाता है, तो आप यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1300 के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बाय चांस ये और नीचे आ जाता है तो हमारा 1200 का लेवल भी एक अच्छा लेवल है जहां पर खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स में टाटा एलेक्सी में क्या करना चाहिए, हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म की रैली को कैसे एंजॉय कर सकता है। जैसे एस्ट्रल में 1700 से 2600 का जंप आया, लेकिन वापस अभी 1900 पे आ चुका है। एक ये हो सकता है, अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब एक लॉट का जो साइज रहता है उतना अगर आपके पास है, लगता है कि स्टॉक बहुत बढ़ गया, आप कॉल बेच सकते हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक लॉट का साइज हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो ऐसे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर वहां पर तो टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या तो आप वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तभी के तभी कीजिए, या फिर एक लेवल मार्क करके लीजिए। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, अभी स्टॉक बहुत बढ़ गया है। आप ये अज्यूम कीजिए कि आपने भी स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदा है और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। इसके नीचे आया तो मैं माल बेच दूंगा, जब भी इसके नीचे आएगा आप थोड़ा सा माल वहां पर बेच देंगे। पूरा माल बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये छोटी मोटी रैली आप एंजॉय करना चाहते हैं, प्रॉफिट वहां पर बुक करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। स्टॉक नीचे आ जाता है बाय चांस, तो और क्वांटिटी वहां पर ऐड कर सकते हैं।
टाटा एलेक्सी का सपोर्ट अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल हाई लेवल टूटता है तो थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है, लोअर साइड पे बार बार ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो डायरेक्टली हमें 6000 6200 के जोन में आता हुआ नजर आ सकता है। एसबीआई कार्ड के बारे में बात करें, एसबीआई कार्ड में अभी यहाँ पर हमें तेजी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक भले ही यहाँ पर नीचे आ रहा है लेकिन प्रीवियस ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश था, थोड़ा सा बाउंस बैक तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी की तरह अभी इतना ज़्यादा वीक नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, इतनी वीकनेस यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिली है। 750 से करके 780 का अभी एक सपोर्ट जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक बाउंस बैक हमें मिलना चाहिए। माइंड ट्री के आपके पास 15 शेयर्स हैं, मर्जर 24 को है, आपका ओपिनियन क्या है, क्या एलटीआई को यहाँ पर ऐड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कोई इशू नहीं, आप खरीदारी की है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं स्टॉक को। और क्या मर्जर के बाद एलटीआई के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर मर्जर के बाद जो फायदे होते हैं उसमें टाइम लगता है, ये जो फायदे होते हैं इसको शेयर प्राइस में दिखने में आपको टाइम लगेगा, कुछ क्वार्टर रिजल्ट जाने देंगे, फिर वहाँ पर ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। ऑलरेडी कंपनी एज अ मर्ज्ड एंटिटी काम करना तो शुरू हो ही चुके हैं, तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन देखने के बजाय आपको लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट है वो देखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी लॉस मेकिंग कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं और आप वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं एक कंपनी में, तो कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए? जो कंपनी आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है या फिर नई कंपनी में? डिपेंड करता है कि आपका एलोकेशन कितना है। अगर ऑलरेडी जो कंपनी है वहाँ पर आप करना चाहते हैं 7% का एलोकेशन, अभी तक सिर्फ 3% का हुआ है, तो उसी कंपनी में एलोकेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने जितना सोचा है उतना हो चुका है तो नई कंपनी में आप करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी investing।